हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम चर्चा करने वाले हैं ओपीएम मेडिसिन के ऊपर। होपफुली जैसे कि हमने पहले चर्चा की है आर्सेनिक एल्बम, वेरेट्रम एल्बम और नाट्राम्यूर को हमने समझा है इंटरेस्टिंगली, उसी इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको ओपीएम समझा पाऊँ और होपफुली आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आए। ठीक है, ओपीएम का देखिए एक्टिव कंटेंट है मॉर्फिन। ठीक है, मॉर्फिन जो है आप सभी जानते हैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। मॉर्फिन के इंजेक्शंस अभी भी लगते हैं सर्जरीज में, या बहुत जहाँ पे बहुत किसी भी तरह का पेन किलर काम नहीं करता है तब मॉर्फिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि प्रिमिटिव एरा में, प्राचीन काल में भी ओपीएम का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल यूज़ रहा है। जी हाँ, ओपीएम बहुत बहुत पहले से ही मेडिसिनली यूज़ होती रही है। देखिए, आपके घर में अगर कोई बहुत बुजुर्ग महिला है या यानी कि आपकी दादी है या नानी है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि बहुत पहले के ज़माने में ना, जब बच्चे छोटे बच्चे होते थे उनको सुलाने के लिए अफीम सुंघाई जाती थी ताकि बच्चा डिस्टर्ब ना करे। छोटा बच्चा है, बहुत ज़्यादा रोता है या मदर इल है, अभी उसका ध्यान नहीं रख सकती, तो बहुत पहले के ज़माने में उनको अफीम सुंघा के सुला दिया जाता था। ठीक है, एक तो ये यूज़ हुआ। और उससे भी पहले जब ये सोल्जर्स होते थे, वॉर्स होती थी बहुत ज़्यादा, तब वुंडेड सोल्जर्स पे को ओपीएम दिया जाता था ताकि जो वुंड है उनको इतना दर्द हो रहा है वो उन्हें पता ना चले। ठीक है, तो वॉर्स के दौरान ये यूज़ होती थी। साथ में सर्जरीज जब पहले होती थी, पहले इतने पेन किलर वगैरह नहीं थे जितने अब आ गए हैं, तब ओपीएम का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था एज अ पेन किलर। ठीक है, और यही नहीं, ओपीएम इतनी इम्पॉर्टेंट थी कि इसके वजह से 2 वॉर्स भी हुए हैं हिस्ट्री में, जिन्हें ओपीएम वॉर 1 और 2 कहा जाता है, जो कि चाइना और यूरोप के बीच में हुए। तो होपफुली आपको मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा हो तो इंटरेस्टिंग लिख के कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपकी दादी और नानी भी ये कह रही हैं कि हाँ उन्हें पता है अफीम सुंघा के बच्चे सुलाए जाते हैं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हनी सिंह का एक गाना था, ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी करती है मैनू, तो वो जो गाना है, ठीक है, उसमें ब्लू आइज है और एक हिप्नोटाइज्ड स्टेट है। तो वहाँ से आप इस मेडिसिन की ग्लासी आइज, ठीक है, और डिलीरियम और कोमाटोज स्टेट को याद रखिए। देखिए, मैं एज अ टीचर मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपको इतने इंटरेस्टिंगली इस मेडिसिन को पढ़ाऊँ कि आपको बस बिल्कुल याद हो जाए, मज़ा आ जाए पढ़ने में। ठीक है, तो आपको मज़ा आना चाहिए। ठीक है, और एज अ स्टूडेंट आपका कर्तव्य है कि जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। मटेरिया मेडिका आपके टिप्स पे होनी चाहिए, बिल्कुल सब रटी हुई होनी चाहिए। उसको आप अगर आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो बिल्कुल रटी हुई मटेरिया मेडिका आपकी होनी चाहिए। और अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो नो डाउट ये वीडियोस प्रैक्टिस के लिए ही मैं बना रही हूँ, ताकि आप एक भी पेशेंट को मिस ना कर सकें कि ये पेशेंट ओपीएम का है, ये आर्सेनिक का है, ये नाट्रम का है। तो ब्लू आइज हिप्नोटाइज से हमें याद रहेगा कि जो ओपीएम है उसकी ग्लासी आइज है। ठीक है, और ये क्या है, ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा स्लीपीनेस की स्टेट में रहता है, या कोमाटोज कंडीशन है, या स्टूपर की कंडीशन है, ठीक है, या सोपर की कंडीशन है, मतलब बड़ा गेल में रहता है पेशेंट। ठीक है, नशे की दवाई है, पॉपी सीड से बनने वाली मेडिसिन है, एकदम नशे वाली। तो नशे किसी स्टेट में रहता है, वो फुल्ली कॉन्शियस वाला नहीं है मामला यहाँ पे कि बिल्कुल हमारे सेंसेशंस बड़े एक्टिव हैं। यहाँ पे सेंसेशंस नशे में है, नींद सी छाई हुई है। ठीक है, और इसीलिए ये जो पर्सनैलिटी है एकदम कैसी होगी, नींद आ रही है। ठीक है, अभी नींद आ रही है, स्लीपीनेस है, डीप कोमा की कंडीशन है, स्टूपर की है, दारू पीने के बाद जो स्थिति हो गई है, किसी भी नशे को करने के बाद जो डिलीरियम आ रहे हैं, कन्वर्जन्स आ रहे हैं, यूरेमिक कन्वर्जन्स में भी ये काम करती है। ठीक है, और आपको बताऊं ओपीएम जो है रिएक्टिव पावर को मतलब पोटेंटाइज ओपीएम जब हम देंगे मेडिसिन की फॉर्म में जब देंगे तो ये रिएक्टिव पावर को इंक्रीज कर देगी। देखिए क्या है, हम कैसे लोगों को देख रहे हैं जिनकी रिएक्टिव पावर एकदम खत्म हो गई है, पता ही नहीं है, पेनलेसनेस की स्टेट है। ठीक है, क्यों, नशे की कंडीशन पेनलेसनेस की स्टेट है, हम उनको दे रहे हैं जहाँ पे हमें रिएक्टिव पावर बढ़ाना है। तो ओपीएम ऐसी जगह भी काम करती है जहाँ पे हमने बहुत ही वेल सेलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दी लेकिन वो काम नहीं करी। क्यों, क्योंकि पेशेंट की रिएक्टिव स्टेट 0 थी। तो रिएक्टिव स्टेट को बढ़ाने में भी ये काम करती है। अब नशा करने के बाद जब आप एक स्टेट ऑफ हाई में
देखते हैं पेशेंट को, तो कैसी होती है उसकी स्टेट। ही इज़ वेरी ब्लिसफुल, कंटेंटेड, जितना है पर्याप्त है, वेरी कंटेंटेड पर्सन। ठीक है, ये लोग क्या होता है, कभी कंप्लेन नहीं करते किसी चीज़ को लेके, कोई इनकी डिमांड नहीं होती, दे आर वेरी वेरी सेटिस्फाइड, हमेशा हैप्पी स्टेट मिलेगी, कंटेंटेड मिलेगी। इनको जीवन से कोई वो नहीं होता कि हमें ये नहीं मिला या हमारे को ये नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर वेरी कंटेंटेड पीपल। मतलब आप बहुत बार सोच सकते हो, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये लोग एम्बिशियस नहीं है, ये लोग हाय हाय नहीं मचा रहे, जीवन की जो सब में हाय हाय है, आगे बढ़ने की एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, वो इनमें इतनी नहीं मिलती है। क्योंकि आप जब केस लोगे तब आपको पता चलेगा दे आर इन अ कंटेंटेड स्टेट, दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड, दे आर ब्लिसफुल। आपके पास पेशेंट भी आता है, जैसे बहुत सारे पेशेंट आप देखते हो वो कभी सेटिस्फाई नहीं होते, वो हमेशा कहते हैं कि नहीं फ़ायदा नहीं है, चाहे कितना भी फ़ायदा हो, है ना। काली ग्रुप के पेशेंट है, एसिड नाइट्रिक का जो पेशेंट है, दे आर नेवर हैप्पी। ठीक है, आप चाहे कितना भी उनको ठीक कर दो, वो हमेशा कंप्लेन करेंगे। लेकिन अगर ओपीएम का पेशेंट है, वो आपको कभी नहीं बोलेगा, वो बेचारा चुपचाप आएगा, दवाई लेगा, चला जाएगा, चुपचाप आएगा, दवाई लेगा, चला जाएगा, ऑलवेज सेटिस्फाइड पर्सन। अभी जब ये समझ में आ गया कि एक बड़े ब्लिसफुल स्टेट में है, साधु संतों वाला जो ब्लिसफुल स्टेट होता है ना, कि जीवन में जो मिल गया वो बहुत पर्याप्त है, ऊपर वाले ने जो दिया वो बढ़िया से बढ़िया दिया। ठीक है, ये साधु संतों वाला ब्लिसफुल स्टेट समझ आ गया। तो नेक्स्ट चीज़ जो समझ में आनी जरूरी है वो है इनमें फियर एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रूब्रिक है और जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा इस पेशेंट के लिए और भी ज़रूरी है। कैसे? देखिए, एक हर किसी के दिमाग में ना एक लिमिट है हर चीज़ की। ठीक है, हर चीज़ के लिए हमारे दिमाग में एक लिमिट है। सपोज हम किसी ट्रिप को प्लान करते हैं तो हो सकता है किसी के लिए उस ट्रिप के एक्सपेंडिचर की लिमिट है 10,000 रुपये, किसी के लिए 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपये कोई खर्चा करना चाहता है। सबकी एक एक ट्रिप की लिमिट होती है। ठीक है, हम कभी भी हॉलीडे प्लान करते हैं, हम अपना एक बजट बनाते हैं। जो बिल्कुल कोई प्लानिंग नहीं करता ना, उसके भी दिमाग में एक वो होता ही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपन वहाँ ट्रिप पे जाएंगे तो ठीक है 50,000 खर्च हो जाए, 70,000 हो जाए। लेकिन मान लीजिए कि हमारे एक्सपेंडिचर की जो लिमिट थी, ठीक है, उससे खर्चा हो गया 2 गुना 3 गुना ज़्यादा। जब तक हमारे एक्सपेंडिचर की लिमिट में हम खर्चा कर रहे थे तब तक सब कुछ ब्लिसफुल कंटेंटेड चलता है, बड़ा इंजॉय करते हैं हम। ठीक है, लेकिन ठीक है 10-20 हज़ार रुपये ऊपर भी खर्चा हो रहा तब भी इतनी कोई हाय तौबा नहीं होती, दिमाग ख़राब नहीं होता। लेकिन इमेजिन कीजिए आपने कोई हॉलीडे प्लान किया था, 50,000 उसका खर्चा आपने सोचा था और खर्चा हो रहा है 1,00,000 रुपये पार कर गया खर्चा, तो दिमाग ख़राब होगा कि नहीं होगा? दैट इज़ फियर एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ। समझ में आया? ये आप किसी भी चीज़ में सीख सकते हैं। मतलब आपको कोई वाहन खरीदना है, आपको घर खरीदना है, आपको कोई अपना स्कूल की फ़ीस भरनी है, मतलब सबका एक लिमिट है ना खर्चे का। हमने कोई भी चीज़ का एक लिमिट बना रखा है और वो लिमिट सबके लिए अलग अलग होती है। हमारी जो पर्सनल लिमिट है अगर वो एक्सीड करती है तो दिमाग ख़राब होता ही है। अब ये जैसे आप क्लिनिक पे कैसे समझेंगे, इस रूब्रिक को क्लिनिक पे कैसे समझ में आएगा? जैसे कि बहुत सारे पेशेंट्स आके कहते हैं कि हम होम्योपैथिक दवाई इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि होम्योपैथिक दवाई से बीमारी बढ़ जाती है। ऐसा हमने सुना है कि बीमारी बढ़ जाती है, हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बीमारी बढ़ जाती है। दे आर यूजुअली टॉकिंग अबाउट होम्योपैथिक एग्रावेशंस। लेकिन बहुत सारे लोगों में ये एक मिथ है कि होम्योपैथी पहले लेंगे तो दवाई बढ़ेगी फिर कम होगा। ठीक है, तो जो ये लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो, उन्हें ये डर है कि उनकी बीमारी होम्योपैथिक लेने से बढ़ जाएगी, तो दैट इज़ फियर एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ, राइट। नाउ पेशेंट है, कोई भी पेशेंट आपके पास किसी भी बीमारी के लिए आया, सपोज कीजिए वॉट के लिए आया, लाइपोमा के लिए आया, आपने उसको एक बताया टाइम लिमिट कि वो पूछेगा। पहली बार कोई भी पेशेंट आता है वो पूछता ही है ना, कि कितना टाइम लगेगा सर ठीक होने में, पूछते ही हैं ये नॉर्मली। लेकिन आप क्या करोगे, आप बोलोगे, होम्योपैथिक में ऐसे कोई टाइम लिमिट है नहीं, लेकिन आप बोलोगे अपने अंदाजे से सब 3 महीने 6 महीने जो भी आप बोलना चाहे नहीं है, आपको भी नहीं पता है कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन एक बोलना पड़ता है टू सेटिस्फाई दैट पेशेंट। आपने बोल दिया सर 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे। अभी जो लिमिट आपने उसको दी 3 महीने वाली या 6 महीने, मान लीजिए 6 महीने की लिमिट उसने समझ ली, ठीक है 6 महीने लगेंगे।
अब वो 6 महीने तक बेचारा चुपचाप आपकी क्लिनिक पे आएगा, चू नहीं कहेगा आपसे, बिल्कुल कुछ नहीं कहेगा, चुपचाप आएगा, दवाई लेगा, चला जाएगा, आपको बिल्कुल कंप्लेन नहीं करेगा। वॉन्ट्स नथिंग एंड कंप्लेन्स ऑफ नथिंग, दैट इज ओपीएम। वो कोई कंप्लेन नहीं करेगा, चुपचाप आएगा। वो ये भी नहीं कहेगा अच्छा हूँ, बुरा हूँ, ये हो गया, वो हो गया, सर मेरे बीच में पेट में भी दर्द हो गया, सर मेरे बाल झड़ने लग गए बीच में। होते हैं ना बहुत सारे पेशेंट, आप किसी चीज़ के लिए आता है, फिर वो बीच बीच में और भी चीज़ें ऐड ऑन कराते रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नहीं बोलेंगे, ये चुपचाप आएंगे, दवाई लेंगे, पैसे देंगे, बड़े प्यार से चले जाएंगे। अभी जब तक 6 महीने आपकी जो लिमिट चल रही है आपने बताई, तब तक चीज़ें बहुत आराम से चलेंगी। आफ्टर 6 मंथ उसका कंप्लेंट ठीक नहीं हुआ और वो 7वें महीने भी चुपचाप आके ले गया मान लीजिए, अभी 8वें महीने में वो जो हल्ला मचाएगा आपका कि सर आपने मुझे 6 महीने का टाइम बोला था, मेरे 8 महीने हो गए, आपका मंथली एक्सपेंडिचर इतना है मेरा दवाई का, अभी इतना खर्चा हो गया, ठीक है। तब वो एक सडन वॉयलेंट स्टेट में आएगा, तब आपको पता चलेगा अरे 6 महीने से जो चुपचाप दवाई ले रहा था, इतना इनोसेंट बन के चुपचाप ले जाता था, इतना ईजी आदमी नहीं है, ये क्रिटिकल है, ठीक है। इसको अगर दिमाग का जो इसका लिमिट एक्सीड हुआ तो फिर इसका दिमाग खराब हुआ। दैट इज फियर एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ, दिस इज द रूब्रिक आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन, होपफुली आपको समझ में आया। एंड द इंडिकेटेड मेडिसिन फॉर दिस इज ओपीएम, राइट। यूजुअली दे आर इन अ ब्लिसफुल स्टेट, लेकिन अगर उन्हें किसी भी कारण से आवेश, क्रोध यानी कि इंडिग्नेशन हो जाए, ठीक है, तो आफ्टर इंडिग्नेशन दे आर इन अ स्टेट ऑफ डिस्कम्फर्ट, ठीक है। आवेश, क्रोध के बाद होने वाली समस्याओं के लिए, इंडिग्नेशन से होने वाली समस्याओं के लिए भी ओपीएम एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। जैसे मैंने पहले बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि हमने बहुत अच्छे से केस लिया, बहुत अच्छे से रिपर्टाइज किया, हमें फुल कॉन्फिडेंस है कि हमारी जो आई है दवाई वो बिल्कुल परफेक्ट मेडिसिन है, पेशेंट के लिए परफेक्ट सिमिलिमम है, लेकिन उसको देने के बाद कोई भी परिवर्तन हमें पेशेंट में नहीं मिलता, कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता। तो हमें कई बार कुछ मेडिसिन जैसे हमें पता है सल्फर है, सोराइनम है, लोरोसिरेसस, ट्यूबरकुलिनम, वेलेरियाना, ओपीएम, ये सारी दवाइयाँ दे सकते हैं हम ऐसी स्थिति में। ये कंडीशन को कहते हैं वांट ऑफ ससेप्टिबिलिटी टू रेमेडीज़। क्या हो रहा है ओपीएम के केस में, क्या हो रहा है, वाइटल फोर्स जो है बिल्कुल नॉन रिएक्टिव स्टेट में, रिएक्शन ही नहीं दे रहा है। आपने बहुत अच्छे से सिमिलिमम निकाला है, दिया है पेशेंट को, पर वाइटल फोर्स का रिएक्शन ही नहीं आ रहा है। इसीलिए हमें वो ससेप्टिबिलिटी बढ़ानी पड़ती है रेमेडी के लिए ये मेडिसिन देके। अब ध्यान देने वाली बात क्या, इन मेडिसिन में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, जैसे सल्फर और सोराइनम तो कैसे काम आती हैं जब प्रिडोमिनेंटली एक सोरिक पेशेंट है, सोरिक मियाज्म है, सल्फर हॉट होगा, सोराइनम का पेशेंट चिली होगा, यही डिफरेंस है। सल्फर में आप जानते हैं सल्फर में कोई इच है या फिर सप्रेस्ड इच का केस है, उसको बहुत गर्मी लगती है और मॉर्निंग डायरिया होता है सल्फर में, ठीक है। तो इस तरह के पेशेंट अगर है तो आप सल्फर देते हैं। कार्बोवेज में भी हम देते हैं वांट ऑफ ससेप्टिबिलिटी टू रेमेडीज़ के लिए। कार्बोवेज में क्या ध्यान रखना है आपको, गैस्ट्रिक अपसेट बहुत ज़्यादा रहती है। लोरोसिरेसिस का अगर पेशेंट है देनी पड़ रही है आपको, कब देते हैं, जब दिल की बीमारी है, फेफड़े की बीमारी है, उसकी शरीर में बिल्कुल गर्मी नहीं रहती, कपड़े से लपेट के रखना पड़ता है पेशेंट को। ट्यूबरकुलिनम का पेशेंट है तो हम देखते हैं कि उसको टीबी हो सकती है, या उस तरह के इंडिकेटेड सिम्टम्स आप मैच करेंगे। या फिर वेलेरियाना है तो हिस्टेरिकल पेशेंट होगा। तो ये सारी रेमेडीज़ जो हैं ये वांट ऑफ ससेप्टिबिलिटी टू रेमेडीज़ के लिए दी जाती हैं एज एन इंटरकरेंट मेडिसिन, समटाइम एज एन इंटरकरेंट एंटी मियाज्मेटिक। ये क्या करती हैं, ये वाइटल रिएक्शन पैदा करती हैं वाइटल फोर्स में, जो कि अब नॉन रिएक्टिव स्टेट में पड़ा हुआ है अभी। तो ऐसे ही हमारी जो भी प्रेजेंट वाली मेडिसिन है ओपीएम, हम इसको देते हैं ताकि हमारा वाइटल फोर्स जो है रिएक्टिव स्टेट में आए, जो कि अभी बिल्कुल गेल की स्थिति में है, नींद की स्थिति में है, स्टूपर की कंडीशन में है, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा परफेक्ट सिमिलिमम को भी। तो इस परिस्थिति में ओपीएम का उपयोग किया जाता है। अभी पेनलेसनेस समझते हैं। देखिए हेल्दी स्टेट में जो ओपीएम लेते हैं तो क्या करते हैं, बॉडी में सुन्नपन पैदा हो जाता है, सुन्न हो जाती है बॉडी, कुछ समझ नहीं आता, कोई रिएक्शन नहीं आते। तो सिमिलरली डिजीज स्टेट में, ठीक है, क्या होता है, ये
एक सुन्नपन की स्टेट हो जाती है। कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाए उसको सुन्नपन रहेगा, दर्द नहीं फील होता। मैंने जैसे कि वीडियो के शुरुआत में बताया था, वुंडेड सोल्जर्स को देते हैं, सर्जरीज में देते हैं ताकि पेन फील नहीं हो। तो जो आपका ओपियम का पेशेंट है उसको पेन फील नहीं होता कितनी भी बड़ी बीमारी उसको हो जाए। तो आपका एक बहुत मेजर इंडिकेशन है ओपियम के लिए कि पेशेंट बहुत ही सीरियस कंप्लेन लेके आया आपके सामने, आपको देखते लगता है अरे ये क्या, आप घबरा जाते हैं देख के, लेकिन पेशेंट बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल है, उसे कोई तकलीफ नहीं है। इमेजिन कीजिए एक ब्रेस्ट पे अल्सर बन गया, ठीक है, आप देखते ही डर रहे, इतना विकराल रूप धारण किया हुआ है अल्सर ने, आपको डर लग रहा है अल्सर को देख के कि ये क्या हो गया इसके, लेकिन पेशेंट एकदम एब्सोल्युटली नॉर्मल, कुछ नहीं डॉक्टर साहब कल से परसों से इतना नॉर्मल है, उसको कोई टेंशन नहीं उस अल्सर की। तो ये एक इंडिकेशन है जब रोग बहुत ही ज़्यादा विकराल स्थिति में हो, बीमारी बड़े खतरनाक लग रही हो आपको, लेकिन पेशेंट एब्सोल्युटली नॉर्मल है। अभी जैसे कोई बच्चा है जिसको 104 डिग्री फीवर है और वो बिल्कुल चुपचाप बैठा रहे, सोता रहे, क्योंकि क्या स्लीपीनेस बहुत ज़्यादा होती है, सोएगा बहुत। ये पेशेंट किसी भी बीमारी के साथ आएगा, स्लीपी होगा, फीवर विथ स्लीपीनेस। तो बच्चे को 105 डिग्री 104 डिग्री बुखार आ रहा है लेकिन वो सोए हुए है, वो किसी को परेशान नहीं कर रहा, वो माँ को परेशान नहीं कर रहा, बिल्कुल माँ आराम से अपना काम कर रही है, बच्चा सो रहा है, चाहे 104 डिग्री बुखार में तप रहा है, ठीक है। अभी ऑन द अदर हैंड आर्सेनिक के पेशेंट क्या होते हैं, आर्सेनिक के पेशेंट अगर हैं उनको फीवर आ गया 99 है 100 है तो भैया खटिया खड़ी कर देते हैं वो सबकी घर में। वाइफ है तो उसके हालत ख़राब, कोई मेरे ठंडी पट्टियाँ रखो सर पे, मेरे लिए दवाई लाओ, कोई डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर आ गया तो उसकी खटिया खड़ी कर देंगे। ये तो आपके पास डिग्री है क्या, आपने कभी बुखार ठीक भी किया है क्या, आपसे हो जाएगा क्या, मेरा तो लास्ट टाइम आ गया है, मैं ठीक नहीं होने वाला हूँ। तो मतलब वो इतने रेस्टलेस होते हैं बीमारी में, वो किसी को भी चैन नहीं लेने देते, डॉक्टर को, अटेंडेंट को, नर्स को, आर्सेनिक वाले। लेकिन ओपियम का पेशेंट जो है वो एकदम जैसे कि अपन ने कहा ब्लिसफुल है, कंटेंटेड है, पेनलेसनेस की स्टेट है, उसको वो कोई किसी को परेशान नहीं करता, वो अपने आराम से ज़्यादातर स्लीपीनेस में रहता है, या अगर जाग भी रहा है तो भी वो अपनी कंप्लेन के लिए कोई ज़्यादा परेशान नहीं होता है, ना किसी को करता है। अभी कोविड में बहुत सारे पेशेंट्स में ये मेडिसिन काम आई, कैसे काम आई समझिए। जैसे मान लीजिए किसी लेडी को घर में कोविड पॉजिटिव हुआ, ठीक है, उसका फ़ोन आया मेरे पास कि मैडम कोविड पॉजिटिव, ठीक है, तो अपन उनसे पूछते हैं कि मैडम बहुत तेज़ बुखार है, कैसा लग रहा है, क्या घबराहट हो रही है और क्या लक्षण आ रहे हैं। कुछ नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं आराम से हूँ, मैं अपने कमरे में हूँ, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा मैडम, 3 दिन में चला जाएगा, वायरल है 5 दिन में चला जाएगा। जब सारी दुनिया कोविड के भय से इतनी ज़्यादा डरी हुई है, लोगों को डर है कि भाई आधी दुनिया तो इसी डर में मर रही है कि कहीं हो ना जाए, है ना, और इनको हो गया है तब भी इनको कोई टेंशन नहीं है, समझ रहे बात को। तो ऐसी विकराल परिस्थिति में भी जो लोग भय मुक्त रहे हैं, कोविड हो गया आराम से, मैम चला जाएगा 5 दिन में 7 दिन में, उनके घर वालों से आप पूछोगे कैसी है इनकी मानसिक स्थिति, ये परेशान कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, कुछ दुखी हो रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें वो घर वालों को भी कुछ कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, वो अपने आराम से अपने कमरे में आइसोलेशन में है, अपने खाना पीना उनको मिल रहा है, जो मिल रहा है ठीक है, उनको ज़्यादा कोई कंप्लेन डिज़ायर्स नहीं। तो ये जो स्थिति है, ठीक है, बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आएंगे आफ्टर डिलीवरी, जैसे यूरिन नहीं उतर रहा, 4 दिन हो गए 5 दिन हो गए, कितना आपको लगेगा ओहो कितनी बड़ी बात है, लेकिन पेशेंट एब्सोल्युटली नॉर्मल। बच्चे आ रहे हैं जिनको 5 दिन से कॉन्स्टिपेशन चल रहा है, बिल्कुल नो स्टूल, ठीक है, बिल्कुल स्टूल की उनको अर्जिंग नहीं हो रही है, तो घर वालों को बड़ी चिंता हो रही है कि इसको 5 दिन से स्टूल नहीं आया, इसकी हालत ख़राब हो रही होगी, ये हो रही होगी, पर बच्चा आप देखोगे ही इज़ वेरी हैप्पी प्लेइंग। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में ऐसा पेरिस्टालसिस मूवमेंट को रिवर्स करता है ना, या ये ऐसा पैरालाइज करता है कि बिल्कुल बाउल मूवमेंट ही बंद हो जाते हैं उनके, बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन, कोई अर्जिंग नहीं होती है, और अगर अर्जिंग होती भी है तो बड़ा हार्ड स्टूल है, इसमें राउंड ब्लैक एंड हार्ड स्टूल आपने पढ़ा होगा, और क्योंकि रिवर्स पेरिस्टालसिस है तो फेसेस प्रोट्रूड एंड दे रिसीड बैक, ठीक है। इसके लिए अदर मेडिसिन है जैसे आपके साइलिशियन, थूजा, जहाँ पे फीसेस प्रोट्रूड करके वापस से रिसीड बैक कर जाए। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे रिवर्स पेरिस्टालसिस चला दिया है मेडिसिन ने। ओपियम ऐसी मेडिसिन है जब ये कब काम आती है, जब परसिस्टेंट डायरिया चल रहा है, अफीम खाने के बाद ओपियम
कि लार्ज डोज अफीम के लार्ज डोजेस के परसिस्टेंट डायरिया में काम आएगी। और ये इतनी पावरफुल है कि एक बार इसका असर हो जाए तो ऐसा कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस करेगी कि कितना भी स्ट्रॉन्ग परगेटिव ले लो, स्टूल नहीं उतरेगा। पैरालिसिस नॉट ओनली ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम बट एज वेल एज ऑन द अदर सिस्टम। जैसे कि यूरिनरी सिस्टम की बात की जाए तो पोस्टपार्टम के बाद में यूरिनरी ब्लैडर पे बिल्कुल पैरालिसिस की स्टेट में चला जाएगा। स्पिंटर जो है एकदम पैरालिसिस ऑफ ब्लैडर और स्पिंटर ये क्रिएट कर देगी और यूरिन नहीं उतरेगा। अभी आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कीजिए स्ट्रेमोनियम से। स्ट्रेमोनियम में क्या है, यूरिन बन नहीं रहा, सप्रेशन है। लेकिन ओपियम में सीक्रेशन डिमिनिश नहीं है, यूरिन बना है, लेकिन ब्लैडर तो फुल है, लेकिन फुलनेस पेशेंट को रिकॉग्नाइज नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि एक सुन्नता की स्टेट है। मैंने क्या बताया, पेनलेसनेस की स्टेट है, सुन्नता की स्टेट है, यूरिन बना पर पेशेंट के उतरा नहीं। और इन कंडीशंस के बाद भी आपके पेशेंट को कोई समस्या नहीं है, उसको तो क्या बोल रहा है लाइन है कि उसको अनरिकॉग्नाइज्ड रहता है। ये ब्लैडर इज फुल बट इज अनरिकॉग्नाइज्ड। पेशेंट को कोई समस्या नहीं है, उसको चाहे 5 दिन कॉन्स्टिपेशन हो रहा है बिल्कुल, या 5 दिन उसको यूरिन नहीं उतर रहा, आपको लग रहा है या अटेंडेंट्स को लग रहा है अरे बड़ी बेकार कंडीशन है ये तो, ठीक है। ऐसे ही और भी पैरालिसिस की स्टेट, जैसे कि अगर वो पानी पिएगा तो पानी गले से नहीं उतर रहा, पानी वापस नाक से बाहर आ रहा है। इस तरह की पैरालिटिक कंडीशन ऐसा कहीं पे भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए पार्शियल पैरालिसिस स्टेट है, पेशेंट से हाथ नहीं उठाया जा रहा, वो कह रहा है कि मेरे हाथ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं ये चीज़ उठा लूँ, ठीक है। तो पार्शियल या कंप्लीट पैरालिसिस की स्टेट है, अंदर के ऑर्गन्स में पैरालिसिस की स्टेट है, तो उसके लिए भी ओपियम आप दे सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये किस तरह के कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम चल रहे हैं भाई, कि एक बार तो इतनी कब्जी चल रही है, कॉन्स्टिपेशन चल रहा है कि 5 दिन बिल्कुल कोई उसे अर्जिंग ही नहीं है, नो अर्जिंग। और एक तरफ ऐसा इन्वॉलेंट्री डायरिया, फ्राइड के बाद ऐसा मतलब फ्राइड से इसको एलिमेंट है, वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। फ्राइड हुआ, किसी चीज़ से डर लगा और इन्वॉलेंट्री डायरिया हो गया, या ऐसा डायरिया हुआ कि स्पिंटर पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, जैसे स्पिंटर का पैरालिसिस हो गया हो, इतना तगड़ा कॉन्स्टिपेशन चल रहा है कि कितने भी परगेटिव्स दे लो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। तो ये इस तरह का आपको स्लीप में मिलेगा कॉन्ट्राडिक्शन की, इतनी स्लीप है कि जैसे कोई कोमा में चल रहा हो पेशेंट, ठीक है। और एक तरफ अगर नींद नहीं आ रही पेशेंट को तो इतना उसको दिक्कत है, उसको मान लीजिए ये घड़ी की टिक टिक से नींद नहीं आ रही, कहीं मुर्गा बोल रहा है उससे नींद नहीं आ रही, या प्रैक्टिकली अभी आप समझ सकते हैं जैसे अपन घर में सो रहे हैं और बाहर कोई गाड़ी जा रही है, दूर कहीं गाड़ियाँ जा रही हैं, उनका हॉर्न चल रहा है, उससे उसको नींद नहीं आ रही, लॉस ऑफ स्लीप में भी है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स से आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आगे मैं ये जो मेडिसिन है इसके प्राइमरी और सेकेंडरी इफेक्ट्स अलग अलग है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन अभी करती हूँ, ठीक है। तो देखिए आपको याद रखना है, स्लीपीनेस बहुत ज़्यादा है, अगर बुखार आ गया या कुछ भी बड़ी से बड़ी समस्या है तो भी ये सो जाएगा, सोता रहेगा, वो भी है। और लॉस ऑफ स्लीप भी है इसको, लॉस ऑफ स्लीप में भी मतलब इसको बिल्कुल एक्यूट हेयरिंग की वजह से, वही घड़ी की टिक टिक से, बाहर हॉर्न बज रहा है, कोई जरा सा भी खटका हुआ, उससे ये इसको लॉस ऑफ स्लीप हो सकती है। साथ में ये मेडिसिन स्नोरिंग में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत तेज खर्राटे ये लोग लेंगे, ऐसी नींद में जाएंगे, इतनी कोमाटोज स्लीप होती है इनकी कि आप चाहे बाजे बजाओ बाहर, इनको छुओ, इनको हिलाओ, पर ये नहीं उठते हैं, फिर ये कुंभकर्ण वाली नींद में जाते हैं और बहुत तेज इनको खर्राटे होते हैं। साथ में इनको स्टर्टस ब्रीदिंग रहेगी, सोते टाइम भी बड़ी खड़खड़ की आवाज़ आती है इनकी सांस में, ऐसे जगते टाइम भी आ सकती है स्टर्टस, ब्रीदिंग की इनको समस्या है, स्नोरिंग की प्रॉब्लम है। और याद रखिएगा सोते टाइम पिकिंग ऑफ बेड लोड ड्यूरिंग स्लीप के लिए मेडिसिन है ओपियम। कुछ नींद के लक्षण याद रख लेते हैं, है ना। और इनको जो बेड है वो बड़ा गर्म लगता है, जिसकी वजह से ये सो नहीं पाते हैं, तो ये हमेशा ठंडी जगह सोने की, जैसे लोग कहते हैं ना कि बेड गर्म लग रहा था मैडम, नीचे फर्श पे सो जाते हैं, ठंड कहीं तो लगे, ठंडा फर्श लगता है तो ठीक लगता है, पलंग जो है गर्म लगता है। और आर्निका में क्या था, आर्निका थी बैप्टिशिया पायरोजिनम में बेड हार्ड लगता है, यहाँ इनकी समस्या क्या है, बेड गर्म लगता है, समझ गए। देखिए अब करते हैं आपका कन्फ्यूजन क्लियर, ये प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन ऑफ मेडिसिन या ड्रग के, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम आ रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा नींद आ रही है या बिल्कुल नींद नहीं आ रही, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या डायरिया हो रहा है, पेशेंट बिल्कुल पेनलेसनेस की स्टेट में है, पेशेंट बिल्कुल सुपर की स्टेट में है, स्टूपरस की स्टेट में है, लेकिन बाद में बहुत एक्टिव भी हो रहा है। तो
तो ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, आपको ये पता है, हम लक्षण जो हमारे मटीरिया मेडिका में हैं लिखे हुए हैं वो कहाँ से आए? वो आए ड्रग प्रूविंग से। तो ड्रग प्रूविंग में क्या किया जाता है, हम एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को कोई भी ड्रग देते हैं और जो भी उसमें लक्षण आ रहे हैं वो नोट डाउन करते हैं। तो देखिए, ओपियम जब एक हेल्दी प्रूवर में दी गई, ठीक है, तो ओपियम अपने प्राइमरी एक्शन, प्राइमरी इफेक्ट्स देने लगी। जैसे कि मान लीजिए ओपियम के प्राइमरी इफेक्ट थे कि उसने कॉन्स्टिपेशन क्रिएट किया, उसने स्लीपीनेस क्रिएट की। लेकिन थोड़े समय बाद क्या होता है कि जो आपकी वाइटल फोर्स है, शरीर की जीवनी शक्ति जिसे कहा जाता है, वो अपने सिम्टम्स देने लगती है। क्यों? क्योंकि उसे क्या है, बॉडी को हेल्दी स्टेट में रखना है। उसको लगता है कि ये जो ओपियम सिम्टम दे रही है, ये जो मेरी वाइटल फोर्स है उसके जो हेल्दी स्टेट को ख़राब कर रही है, तो फिर वाइटल फोर्स खुद को हील करने के लिए बिल्कुल उल्टे सिम्टम देने लगती है। जैसे कि ये जो कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम आया, एक्सेसिव स्लीपीनेस का सिम्टम आया, तो वाइटल फोर्स इसको कवर करने के लिए इससे बिल्कुल रिवर्स सिम्टम प्रोड्यूस करेगी। डायरिया कर दिया या बिल्कुल लॉस ऑफ स्लीप कर दिया। ये सिर्फ ओपियम में नहीं, ये आप और मेडिसिन जैसे पोडोफाइलम में भी आप देखते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम मिल सकते हैं आपको डायरिया और कॉन्स्टिपेशन के। ऐसे कॉफिया में भी मिल सकते हैं। और जितनी भी ये नशे वाली या पॉइजनस मेडिसिन हैं इसमें ज़्यादातर मिलते हैं, क्योंकि देखिए वो जाते ही एक्सट्रीम कोई सिम्टम पैदा करती है जिससे कि वाइटल फोर्स के बिल्कुल वाइटल फोर्स को फोर्स होता है कि वो एकदम विपरीत सिम्टम प्रोड्यूस करे। तो जो मेडिसिन पैदा कर रही है सिम्टम्स वो तो प्राइमरी सिम्टम है, और जो वाइटल फोर्स उसके बिल्कुल रिवर्सल में सिम्टम प्रोड्यूस कर रही है वो है सेकेंडरी एक्शन। ठीक है, वो मेडिसिन के या ड्रग के ही बोले जाते हैं क्योंकि वो प्रोड्यूस तो उसी की वजह से हुए हैं। अभी कंफ्यूजन ये होता है कि हमें क्या करना है, हमें कौन से सिम्टम्स पे दवाई देनी है। तो देखिए, इसका जवाब मैं नहीं, इसका जवाब डॉक्टर केंट ने जो दिया है मैं आपको उन्हीं के शब्दों में बताती हूँ। डॉक्टर केंट लिखते हैं, जब स्वस्थ शरीर पर ओपियम के लक्षणों में हम ये देखते हैं कि औषधि का प्रभाव निंदा सापन लाता है, उसके बाद जीवनी शक्ति का प्रभाव अपने आप निद्राहीनता ले आता है, तब रोग में भी हमें यही देखकर औषधि का चुनाव करना होगा। अगर कोई रोगी अनिद्र है, उसे नींद नहीं आती, परंतु नींद न आने से पहले की दशा में वह ऊँघता रहता था, तब उसके लक्षण ओपियम से मिल गए। इसी प्रकार अगर कोई रोगी पहले कब्ज का शिकार था, अब उसे दस्त आने लगे, तब भी उसके लक्षण ओपियम से मिल गए, क्योंकि उसमें भी पहले कब्ज और फिर जीवनी शक्ति की प्रतिक्रिया के रूप में दस्त आने लगते हैं। अगर रोगी को पहले दस्त आते थे, बाद में कब्ज हो जाए, या पहले कब्ज थी बाद में दस्त आने लगे, दोनों हालात में ओपियम इसलिए दिया जाएगा क्योंकि रोगी में इसका गतिक्रम वही है जो स्वस्थ व्यक्ति पर ओपियम के परीक्षण में पाया गया। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। बाकी डॉक्टर क्लार्क लिखते हैं कि आपको इतने कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है, ठीक है। हमको टोटलिटी ऑफ सिम्टम देखने हैं कि अगर और सारे लक्षण भी आ रहे हैं, जैसे स्लीपीनेस है, कॉन्स्टिपेशन है, स्टूपर है, स्नोरिंग है, इतने सारे लक्षण हैं, वो भी आते हैं, तो आप ओपियम दे सकते हैं। बाकी आप समझ गए होंगे कि ओपियम को एक हेल्दी प्रूवर में देने के बाद हमें पेंडुलम लाइक सिम्टम्स मिलते हैं, ठीक है। पेंडुलम लाइक मतलब कि जो ड्रग ओपियम है वो एक तरह का स्टेट प्रोड्यूस कर रही है और उसका ऑपोजिट स्टेट वाइटल फोर्स प्रोड्यूस कर रही है, फिर वापस से ओपियम के सिम्टम आ रहे हैं, फिर वापस से वाइटल। तो वी आर ऑब्जर्विंग अ पेंडुलम लाइक स्टेट ऑफ द पेशेंट इन रिस्पेक्ट टू द सिम्टम्स। तो आप समझ गए होंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्शन कैसे होते हैं, ये कई मेडिसिन में आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए अब ओपियम पे और चर्चा कर लेते हैं वापस से। देखिए, इंडिग्नेशन से कैसे ओपियम बीमार पड़ रहा था वो मैंने आपको समझा दिया। अभी इसमें बहुत बड़ा एलिमेंट है फ्राइड से, ठीक है। डर की वजह से बहुत सारी बीमारियां, कन्वर्जेंस आना या कोई लंबी बीमारी, डायबिटीज़ हो जाना, क्रॉनिक स्टेट में कोई भी क्रॉनिक बीमारी इनमें आ जाती है। डर कैसे, डर की स्थिति देखिए, एक समझिए, एकोनाइट में भी फ्राइड से एलिमेंट है। एकोनाइट में डर लगा और हो गया एक्यूट में, है ना। अभी ओपियम में क्या है, डर लगा भी और डर की स्थिति बनी रही है, उसके साथ बनी हुई है, ठीक है। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम है। देखिए, मान लीजिए से ऐसे किसी पे कुत्ता झपट गया, ठीक है, और वो पिक्चर वो भूल नहीं पा रहा है, वो उसको याद रहती है, वो उसको कुत्तों से डर बना हुआ है, ठीक है।
तो उससे उसको कोई समस्या उसके बाद चालू हो गई। अभी कोई लेडी प्रेग्नेंट है, हाँ, उसको किसी चीज़ का डर बना हुआ है कंटिन्यू, जिसकी वजह से उसको हो सकता है कि अबॉर्शन की स्थिति क्रिएट हो जाए। अभी मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई मदर अपने बेबी को फीड कर रही है, नर्सिंग मदर है, वो बेबी को फीड कर रही है। उस टाइम पे कोई ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से मदर सडनली बहुत डर गई। मान लीजिए कोई सडनली आ गया और वो बहुत ज़्यादा डर गई, तो वो जो डर है फीडिंग के थ्रू वो बच्चे में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा पेशेंट आता है कि बच्चे को उसके बाद से कन्वर्जेंस कभी ऐसे आ रहे हैं, तो आपको ये हिस्ट्री लेनी चाहिए। अभी हमने क्या समझाया, फीडिंग के दौरान मदर डर गई है, उससे अगर कंप्लेन होती है तो हम ओपीएम देंगे। लेकिन अगर ये परिस्थिति ऐसे बनी कि मदर फीडिंग के दौरान गुस्सा हो गई, ठीक है, गुस्से में आ गई और बच्चे को उसके बाद कन्वर्जेंस आने लगे, तो एंगर के लिए मेडिसिन है नक्स वोमिका एंड कैमोमिला। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए किसी को इंजरी हो गई, चोट लग गई और उसके बाद वो शॉक में, मेंटल शॉक में है पेशेंट की, उसके लग गई, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया और वो शॉक की स्टेट में, वो मेंटल शॉक की, वो एंग्जाइटी की स्टेट में वो बना रहता है और उसके बाद कोई उसको कंप्लेन डेवलप होती है, तो भी ओपीएम इज़ वन ऑफ द बेस्ट सूटेबल मेडिसिन। ना ओपीएम इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर होम सिकनेस, जिनको घर की बहुत याद आती है एंड दे आर ऑलवेज थिंकिंग दैट दे आर नॉट एट होम। ठीक है, अभी इससे कोई बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट हो जाए, क्रोनिक एलिमेंट क्रिएट हो जाए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, वो किसी पढ़ने के संदर्भ में या कुछ और कहीं काम करने के संदर्भ में सडनली चला गया और उसको बड़ी होम सिकनेस रहती है, वहाँ पे मन नहीं लग रहा, घर की बड़ी याद आ रही है, जा नहीं पा रहे हैं या जा भी पा रहे हैं तो घर नहीं जा पा रहे, या जा भी पा रहे हैं घर तो भी सेटिस्फाई नहीं है, उसको बार बार यही फीलिंग रहती है कि मैं घर पे नहीं हूँ, मैं घर पे क्यों नहीं हूँ। उसके बाद मान लीजिए उसको सोराइसिस, डायबिटीज़ या कुछ भी ऐसी कंप्लेन किसी को डेवलप हो जाती है, तो फिर हम ओपीएम बिल्कुल दे सकते हैं। इसके मैंने वंडरफुल रिजल्ट देखे भी हैं, सुने भी हैं सेमिनार्स में, तो आपको याद रखना है। देखिए, ओपीएम एक बहुत ज़्यादा क्लिनिक पे काम आने वाली मेडिसिन है। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंगली ये समझा पाऊँ, आपको समझ आ पाए ये अच्छे से। ठीक है, तो होपफुली मैं ये कर पाई हूँ, आपको समझ में आई है ओपीएम। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।